रौद्र संवत्सर और गुरु का राजा बनना ये 150 साल के बाद हुआ। तो जो 150 इयर्स का जो टाइम है, कुछ थर्ड वर्ल्ड वॉर की टाइम दे रही हूँ, वो 2000 वेद व्यास जी कहते हैं कि ये कंडीशन बनी थी तो महाभारत युद्ध हुआ था, आगे वो कंडीशन बनेगी तो युद्ध होगा। अभी जो 5 साल है ये सर्वाइवर टाइम है। आने वाला अगर समय बुरा है तो मैं कैसे रहूंगा, मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना मुझे राशन या सरवाइव करने के लिए कितना चीजों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो आने वाला समय दुनिया को ये सिखा रहा है कि आपको कैसे जिंदा रहना। तो लूसीफर को अब दंड दिया गया और उनको वहां से निकाल के पाताल में भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। मैं अगर मांगू कि मुझे नेम फेम दे दो, मुझे नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर पूरे वर्ल्ड वाइड बना दो, तो भगवान कहेगा ये तो तेरे कर्मों पर है, तू कर्म कर तेरे को मिलेगा। लेकिन लूसीफर कहेगा मैं तेरे को ये देता हूँ लेकिन तेरी सोल मेरी है। हमने तो ये भी सुना है टेलर स्विफ्ट, जॉर्ज बाइडेन और दिलजीत दोसांझ के बारे में भी ये सुना है। माइकल जैक्सन के लिए तो मैं श्योर हूँ। इल्यूमिनाटी जो हिस्सा है वो ऐसा एक सोसाइटी है जो ऐसे लोगों को ही जोड़ता है जो इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। इन्फ्लुएंस की ताकत तो हमारे मोदी जी भी रखते हैं। 2014 के बाद आप उनकी शुरुआत से आज तक की जर्नी देखिए, उनका फेस देखिए, उनकी आंखें देखिए, जी बहुत कुछ कहती हैं। जो लास्ट ईयर में देखे हैं, लैंडस्लाइड देखी है और बारिश में बहुत ज्यादा देखी है लास्ट ईयर। इस साल कैसे होने वाला है, किस जगह पे सबसे नहीं, अच्छा? मैं ये नहीं कहूंगी कि बारिश बहुत ज्यादा होगी या गर्मी बहुत ज्यादा होगी, और इस बार जो बवंडर है, तूफान है, वो ज्यादा आएंगे। प्लेन से संबंधित एक न्यूज अभी आएगी क्योंकि अभी एक शुरुआत में ही आ चुकी है, एक और अभी आएगी। इसका जो सही समय होगा वो 2026 में जो बचा हुआ टाइम है, किसी वर्ल्ड लीडर का लॉस देख रहे हैं मैम? 2026 में भी हम 3 बड़े लोगों को जाते हुए देखेंगे जिससे जनता प्रभावित होगी। दिशा मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। थैंक यू अंकित जी बुलाने के लिए और हमेशा इतना प्यार देने के लिए। और आप सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। और अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारा तो राधे राधे जरूर टाइप करिएगा। एंड थैंक यू सो मच मैम, आप अपना बिजी शेड्यूल से हमारा टाइम निकाल के आए हैं मैम। Thank दिशा you. मैम, आपकी सारी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सही हुई। आपने हमारे पॉडकास्ट में कहा था गोल्ड 1.5 लाख पार जाएगा, चला गया। आपने कहा था कि इस साल स्टार्टिंग के अंदर प्लेन क्रैश होने की संभावना है, वो भी हुआ। आपने कहा था कि 2026 में ज़्यादा वॉर दिखेंगी 2025 से, वो भी हुई मैम। अब चल रहा है अप्रैल मैम, एक क्वार्टर निकल चुका है मैम। तो आने वाला साल इंडिया और वर्ल्ड के लिए मैम कैसा होने वाला है मैम? क्या प्रेडिक्शन कहते हैं आप? जो अभी आप जो वॉर देख रहे हो वो वॉर नहीं है जो हम अमेरिका ईरान में देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नॉट वॉर, ये एक जियो पॉलिटिक्स है जिसे हम कहते हैं कि आपके जब एब्सेंट फाइल बाहर आई तो आपने उस चीजों को उठा कम करने के लिए एक चीज और उत्पन्न कर दी जिससे ऑडियंस चुप हो गई क्योंकि उसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। लेकिन ये साल युद्धों का है, ये तो क्लियर है ओके। कि इस साल युद्ध तो होंगे। लेकिन ये जो वॉर अभी आप देख रहे हैं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। ओके। थर्ड वर्ल्ड वॉर मैं आज यहाँ पे बोल के जा रही हूँ 2030 से पहले पहले नहीं होगी। वॉर होगी मैम, बहुत सारी प्रेडिक्शन हो चुकी है, थर्ड वर्ल्ड होने वाली है, 26 में हो जाएगा, 27 मैं में तो दुनिया खत्म कर रहे हैं लोग। सब कुछ भी कोई भी बोल रहा हूँ पर वॉर होंगी। इंडिया पाकिस्तान की भी होनी होगी और अभी जो देश लड़ रहे हैं उसमें और कंट्रियां शामिल होंगी, ये सब होगा। बट ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है। जब तक शनि वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में नहीं जाएगा अंकित जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे ज्योतिष शास्त्र हमें बता रहे हैं कि जब तक वो नहीं कंडीशन आएगी तब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकती। मैम, जैसे अभी यूएस और ईरान की वॉर चल रही थी, सीज फायर लग गया मैम उसके बाद, तो मैम ये अभी सिर्फ ये ड्रामा चल रहा है या अभी कुछ और भी बड़ा होने वाला है? थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी आपने कहा, बट अभी स्टिल क्या मोड़ आने वाला है मैम? क्योंकि अभी उन्होंने 10 डेज वीक का टाइम मांगा है। फर्स्ट हाफ में और अप्रैल लास्ट वीक ये अच्छा नहीं है। चाहे इंडिया पाकिस्तान का कुछ फिर से आतंकवादी हमला हो जाए, फिर से सिंदूर ऑपरेशन कुछ हो जाए, ये होगा। और साथ ही साथ या फिर ईरान और यूएसए का जो वॉर चल रहा है वहां पे कुछ और हमें बड़े वो दिखे, क्योंकि अगर ईरान नहीं खत्म करता 18 से पहले पहले तो फिर बढ़ेगा। मैं ये मानती हूँ कि यूएसए का और यूएसए का और ट्रम्प का टाइम ठीक नहीं चल रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ईरान के लिए ये जो युद्ध है वो गलत हो जाएगा साबित। अभी तक वो अच्छी कंडीशन में है, अभी तक कोई लॉस में नहीं गया है। लेकिन अगर 18 तक वो खींचते हैं तो लॉस में जरूर जाए। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट बहुत सी और जो नाम है, स्पेशली टर्की का अभी तक नाम नहीं आया है क्योंकि टर्की बहुत स्ट्रांगली अपने आप को मिडिल ईस्ट में स्टैब्लिश कर रही है। राइट मैम। तो टर्की भी अगर ये वॉर होती है तो टर्की और बहुत सी कंट्रीज और प्लस इटली भी,
इस वॉर में शामिल होंगे। किसकी साइड से मैम? टर्की किसकी साइड से दिखता है? क्योंकि मैम बहुत सारी कंट्री से, सऊदी हो गया, यूएई हो गया। अब यूएई पे मैं पढ़ रहा था आज का पेपर कि कल ही उन्होंने मिसाइल्स मारी हैं, ईरान ने शायद 3 बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने डाली हैं वहाँ पे। तो मैम किसकी साइड से आज तक टर्की है मैम? देखिए, अभी जो नाम मुझे मिल रहे हैं मिडिल ईस्ट के, बहुत से, कजाकिस्तान है, टर्की है, इटली है, और बहुत से नाम हैं जो मिडिल ईस्ट और कंट्रीज में वो हो रहे हैं, ये इन्वॉल्व होने का वो आ रहा है। ओके। ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ काम करेगा। हाँ, ईरान जो अभी तक भारत जो उससे हेल्प मांग रहा था या उसकी मित्रता को दिखा रहा था, तो ईरान पाकिस्तान को कंपैरिजन भारत को अब ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि अभी तक आप पिछला अगर इतिहास देख रहे हैं, भले ही ईरान हमारा फ्रेंड रहा हो, लेकिन उसने सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान को किया है मैम जी। भले ही उसने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन सपोर्ट वो पाकिस्तान को कर रहा है। राइट मैम। लेकिन अब वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान का बर्ड चार्ट मैंने देखा जी, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ओके। पाकिस्तान के टुकड़े होना या पाकिस्तान पे सीज फायर होना, ये सब होना आने वाले समय में ये चांसेस बन रहे हैं। तो सबसे बुरा टाइम मुझे जो लग रहा है इस समय, और ऑल ओवर कंट्रीज में पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा टाइम आ रहा है। ओके। और ईरान अगर 18 अप्रैल तक नहीं समझता तो उसके लिए भी आने वाला समय ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर ईरान समझ जाता है तो वो यूएसए से समझौता करेगा, आप देख लीजिएगा। ओके मैम। और वो समझौता यूएसए के लिए ऐसा होगा कि यूएसए उसको एक वैसा दिखाएगा कि हाँ, मैंने समझौता कर लिया, अब तेल से संबंधित या ऑयल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो मेरे बैलेंस में रहेंगी। ओके। लेकिन ईरान अभी दिखा रहा है कि सिर्फ मैं दिखा रहा है समझौता बस। नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो 18 अप्रैल से पहले पहले करेगा। यानी कि डुअल फेस अभी चलेगा फिलहाल वो। हाँ। मैम अभी आप बात कर रहे थे, आपने अभी कहा कि अभी बहुत सारी जो आपका मिडिल ईस्ट है उसके अंदर जो कंट्रीज है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी। मैम हम जानते हैं कि आपकी बहुत पकड़ है भविष्य में लिखा पे भी। भविष्य में लिखा में कहते हैं ना कि उसमें कहते हैं कि 57 मुस्लिम देश से ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। तो लगता है कि अभी स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब देखिए, भविष्य मालिका में ये लिखा है कि 13 देश आपस में लड़ेंगे जी। ठीक है। 13 देश जब वो लिखी गई थी तब वो 13 देश अब कई देशों में बढ़ चुके हैं, जो आप संख्या हमें दे रहे हैं जी। ये बात तो सही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है, और 2032 में भविष्य मालिका ने लास्ट वो दिया है। तो मैं आपको जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की टाइम दे रही हूँ वो 2030 से 2032 का ही पीरियड है। ओके। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया खत्म हो जाएगी, भविष्य मालिका सही है, लेकिन भविष्य मालिका की एक चीज प्रेडिक्शन एक्यूरेट बैठेगी, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है या जो महाभारत काल की जो एक प्रेडिक्शन हमें मिलती है कि वेद व्यास जी कहते हैं कि ये कंडीशन बनी थी तो महाभारत युद्ध हुआ था। राइट मैम। आगे वो कंडीशन बनेगी तो युद्ध होगा, वो 2030 से बनेगी। उसके बाद अभी आप उसका सिर्फ एक ट्रेलर देख रहे हैं। अभी जब हम मूवी आने से पहले, बाहुबली 2 आने से पहले हमने बाहुबली एक में उसका एक ट्रेलर देख लिया था। ये तो ट्रेलर चल रहा है। तो मतलब अभी ये शुरुआत है, खाली अभी ये शुरुआत, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी ये 2-3 साल तो हम लोग सिर्फ ट्रेलर को लेकर ही चलते रहेंगे कि अच्छा और कंट्रीज इन्वॉल्व होगी, अच्छा अब खत्म हो गया, अच्छा अब शुरू हो गया, ये ऐसा चलेगा। लेकिन एक्चुअल जो वर्ल्ड वॉर होगा वो 2030 में होगा। तभी मैं कहूंगी कि ये जो अभी जो 5 साल है ये सर्वाइवर टाइम है, जब आप अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो कि आने वाला अगर समय बुरा है तो मैं कैसे रहूंगा, मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, कितना पॉलिटिकली मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, कितना मुझे राशन या सरवाइव करने के लिए कितना चीजों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो आने वाला समय दुनिया को ये सिखा रहा है कि आपको कैसे जिंदा रहना है। मैम देखा था 2024 बड़ा खतरनाक था, 25 उससे ज्यादा बुरा निकला, 26 ने तो आते ही हालत खराब कर दी है जी। मैम सच में, मतलब आप कह रहे हैं कि 5 साल अभी और बचे हैं। ये 5 साल तो ऐसे हैं जैसे आप छोटा बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। अभी तो वो जो दौड़ेगा वो 2030 में होगा। अभी तो आप उठ बैठ गिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो। मुझे लगता है अभी इतनी हालत खराब कर दी है तो 30 में क्या होने वाला है मैम, वो चीज। अच्छा मैम अभी आप बात कर रहे थे पाकिस्तान की कुंडली, आप कहते हैं कि हालत खराब है, मतलब थोड़ा सा एलोबरेट करें मैम कि क्या हालत खराब होने वाली है, पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान से पश्चिमी जो अफगानिस्तान है वो और इंडिया के साथ उसका कुछ ऐसा सीज फायर या कुछ ऐसा आतंकवादी हमला हो सकता है, और पाकिस्तान के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है।
और टुकड़े होने के चांसेस तो बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान खत्म होने का पहले भी मैंने आपको बोला था 2027 से पहले पाकिस्तान खत्म नहीं हो सकता। जी मैम। टुकड़े भी होंगे तो 2027 में हमें वो टुकड़े नजर आएंगे, अभी नहीं। टुकड़े का मैम ये जो बलूचिस्तान की तरफ जो हो रहा है, हाँ वो 2027 अभी नहीं होगा, लेकिन अफगानिस्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान को कमजोर तो करेगा। बट ये पक्की बात है, हम टुकड़े होंगे जरूर पाकिस्तान के। बिल्कुल होंगे। चलिए। और पाकिस्तान, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक टाइम पे बहुत मजबूत था, राइट मैम। अब वो धीरे धीरे इतना कमजोर हो चुका है, और ये साल तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैम दिक्कत पता ये आती है कि पाकिस्तान तो कमजोर हो चुका है, बट जो बाहर की कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करती है। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बीच में उन्होंने लोन मांगा, ये सब जानते लोन किस लिए मांगा था, आईएमएफ ने उनका लोन सैंक्शन कर दिया। तो मैम इनको क्या लगता है कि ये बस भिड़वाना है, पाकिस्तान अपने बलबूते कुछ नहीं कर पा रहा है, पर पाकिस्तान तो के अगर ये मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज अगर वॉर ये जो चलेगा आगे इसमें इन्वॉल्व होती है, तो पाकिस्तान तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान हेल्प मांगता है और वो करते हैं, तो जब उनको भी हेल्प चाहिए होगी तो पाकिस्तान तो करेगा ना, तो अगेन पाकिस्तान कमजोर होगा। ओके। तो पाकिस्तान के लिए ये साल 2026 6 अप्रैल 2027 तक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए मैम बात करते हैं सबके चहीते और मीम्स एम्बेसडर डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। जी। बहुत ज़्यादा इनकी बातें चल रही हैं, बड़े सारे मीम बन रहे हैं इनके ऊपर, रील्स बन रही हैं इनके ऊपर कि ये बस कहते हैं कुछ करते नहीं हैं। और वो दिखाया तो मैम बेइज्जती ही करवा दी इन्होंने। जो यूएस ने का एक थोड़ा सा एक था ना मैम, एक रुतबा था वर्ल्ड के अंदर जो पुराने प्राइम मिनिस्टर्स ने रखा, चाहे वो बराक ओबामा हो या जॉर्ज बुश हो, इन्होंने बर्बाद कर दिया कहीं ना कहीं। इनकी क्या कुंडली कहती है मैम, इनका क्या फ्यूचर होने वाला है? यूएसए के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसका डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट हो रखे हैं। क्या फ्यूचर कहता है मैम इनका? डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली पर बात करें या डोनाल्ड ट्रम्प के लिए अभी जो मेरी थ्योरी इल्यूमिनाटी थ्योरी काम करती है उस पर बात करें? आप थ्योरी पे बात करें मैम। चलिए दोनों थ्योरीज आपको देती जरूर हूँ। मैम। तो मुझे क्योंकि अभी जो एक फाइल हमारे सामने है उसमें ट्रम्प जी का नाम सामने आ रहा था, राइट। और जब हम उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी वोकल वॉइस को और उनकी हरकतों को या बातों को देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक ऐसा माइंड है जो ये सब कुछ कर रहा है। ओके। तो मुझे ये बहुत क्लियर है, चाहे हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझे या कैसे भी, कि ये वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। जो भी हो रहा है वो सिर्फ दिखावटी हो रहा है, एक्चुअल कुछ नहीं है। मैं तो आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को ये सब पूरा पूरा विश्वास है कि वो उनके मेंबर हैं और उस हिसाब से चल रहे हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अमेरिका अभी तक छुपा रहा था एरिया 51 को, राइट मैम। राइट? अभी तक वो एलियंस पे बात नहीं कर रहा था। अब क्यों? ट्रम्प ने अभी भाषण में एलियंस पर या एरिया 51 पर बात क्यों की? ओके। इसका मतलब जो एक बड़ी संस्था है वो हमारे सामने कुछ रखना चाहती है, हमारे सामने कुछ फैक्ट्स लाना चाहती है, ताकि जो जनता है वो फिर डाइवर्ट हो। अच्छा। लोगों को लगता है कि कोरोना आया, चाइना से एक बीमारी उठी और वो फैल गई और लोग इतने मरे जी। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, अगर ये चाइना से उठी होती तो चाइना में कंट्रोल कर ली होती, उसको पूरा वर्ल्ड वाइड फैलाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कोई तो ऐसा है जो उसको वर्ल्ड वाइड फैला रहा है। राइट मैम। अभी भी जो होने वाला है, जहां पर वो अपने प्रॉफिट और लॉस को देख रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड ऐसी कुछ क्वेरीज उठाएंगे जहां पे हम लोग उस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और जो वो मेन काम है वो कर ले जाएंगे। ओके। तो एलियंस की बात अभी आप देखेंगे 2026 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 27 चढ़ेगा, बहुत ज्यादा पीक पे होंगी। आपने कही भी थी ये बात पहले पॉडकास्ट में? पहले भी कही थी जी मैम। कि इस साल हमारे स्पेस के द्वारा या कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं। हाँ जी। और ये फिर होंगे। अभी जो ट्रम्प जी ने जो वो दिया, मुझे क्लियर हो गया कि ये तो अब होने वाला है। दूसरा, अगर मैं उनकी कुंडली को देखती हूँ तो उनकी कुंडली में ग्रहण दोष है। ओके। चंद्रमा और केतु एक साथ है, और चंद्रमा और केतु जब एक साथ होते हैं तो शब्द आपके ऐसे ही होते हैं। आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हो आप बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हो, लेकिन आप आज बोलने के बाद कल अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देते हो। ये होता है क्योंकि केतु डीअटैच करता है। डीअटैचमेंट का कारक तो है, बट केतु चंद्रमा को फ्लेक्सिबल मूवमेंट को और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल कर देता है। Okay. आज वो बोल रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं शांत हूँ, 2 दिन आप रुकिए, 2 दिन बाद वो फिर लड़ेगा, फिर वो शांत नहीं बैठ सकता। और मैम अभी आपने कहा था कि इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं, हमने जो सुना है इल्यूमिनाटी जो होती है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपसे सबकी सोल ले लेती है। राइट। तो इसके अंदर मतलब कि जो सोल है, सोल लेना क्यों? आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बात बहुत फैल रही है। एक बात समझिए अंकित जी, मेरे 5 बच्चे हैं जी, क्योंकि इल्यूमिनाटी का जो फेस है
है ना, वो कौन है? वो एक एंजल थे जिसको एंजल लूसीफर कहा गया। उनकी एक गलती से प्रभु ने, परमात्मा ने उनको अपनी सोसाइटी से बाहर कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि वो इतने अच्छे और इतने सुंदर थे, इतने ब्यूटीफुल थे कि जब वो पंख भी ऊपर नीचे करते थे तो म्यूजिक की आवाज आती थी। तो लूसीफर को अब दंड दिया गया और उनको वहां से निकाल के पाताल में भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहां पे अंधेरा ही अंधेरा है, लाइट है ही नहीं। लूसीफर ये कहते हैं कि अगर परमात्मा किसी को पनिश करता है तो उसको माफ भी तो करता है ना, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि गलतियां तो उसके बंदे कर रहे हैं ना, आप, मैं, बहुत से लोग जो इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं, जो उनके हिसाब से चल रहे, गलतियां तो वो भी कर रहे हैं ना जी। तो मेरे को क्यों वो पनिशमेंट इतनी स्ट्रांगली दी गई? अब वो क्या करते हैं कि जब वो बंदों को, बच्चों को, जो प्रभु के बच्चे हैं, उनको अपने साइड लेते हैं तो वो प्रभु को चैलेंज करते हैं। अब देखा, अब क्या है, मैं अगर मांगू कि मुझे नेम फेम दे दो, मुझे नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर पूरे वर्ल्ड वाइड बना दो, तो भगवान कहेगा ये तो तेरे कर्मों पर है, तू कर्म कर, तेरे को मिलेगा। लेकिन लूसीफर कहेगा मैं तेरे को ये देता हूँ, लेकिन तेरी सोल मेरी है, क्योंकि उनको अपने बंदे इकट्ठा करने, उसको अपने बंदे इकट्ठा करने, प्लस भगवान को चैलेंज करने के लिए। देखिए, वो भी ये जानता है कि परमात्मा से बड़ा तो कोई भी नहीं है। एंजल्स भी ये जानते हैं कि मेरा आज मैं अगर बना हूं तो मेरा अंत भी निश्चित है, लेकिन परमात्मा का कोई अंत और शुरुआत नहीं है। ये तो एंजल्स भी जानते हैं। लेकिन एंजल्स जो बुरे हो चुके हैं, वो ये क्या कर रहे हैं लूसीफर, कि वो भगवान को हर समय चैलेंज करते हैं और वो लोगों को जब प्रताड़ना देते हैं, लोगों को जब रोता देखते हैं, क्योंकि जब आपने अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कुछ टाइम तो आपको नेम फेम बहुत अच्छा लगेगा, पैसा बहुत अच्छा लगेगा, फिर कुछ टाइम के बाद आपको अपनी और अपने फैमिली की याद आएगी। आपको लगेगा मेरी फैमिली कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरी इच्छाएं कहाँ है, मेरी खुशी कहाँ है। पैसा तो आ गया, पैसा और नेम फेम आपको बैलेंस खुशी नहीं दे सकते, वो कुछ टाइम की देती है। फिर आप में वो पीड़ा शुरू होगी, दुख शुरू होगा कि मैंने ये क्यों किया, मैंने डिसीजन क्यों लिया। वो जो पीड़ा है, वो जो दुख है, वो उसको खुशी देता है। इसलिए वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एक तो मेरी सेना तैयार होगी और उसे वो खुद पीड़ा में है, और जो बुरी आत्माएं होती है, जब वो पीड़ा में होती है तो वो दूसरे को पीड़ित देख के खुश होती है। तो मैम, जैसे अभी आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है इल्यूमिनाटी का मेंबर है, हमने तो ये भी सुना है टेलर स्विफ्ट, जॉर्ज बाइडेन और दिलजीत दोसांझ के बारे में भी ये सुना है। मुझे दोसांझ जी तो नहीं लगते, पर माइकल जैक्सन के लिए तो मैं श्योर हूँ। ओके। और कहते हैं मैम कि माइकल जैक्सन का एक सॉन्ग था, बहुत फेमस सॉन्ग है, और उन्होंने उसके बारे में इल्यूमिनाटी के बहुत से पार्ट्स के बारे में उस गाने में बहुत अच्छे से गाया है। ओके। क्यों? क्योंकि इल्यूमिनाटी जो हिस्सा है वो आप ऐसा एक सोसाइटी है जो ऐसे लोगों को ही जोड़ता है जो इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। या तो वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या वो इन्फ्लुएंस की ताकत है। मैम, इन्फ्लुएंस की ताकत तो हमारे मोदी जी भी रखते हैं, कि ये भी हिस्सा नहीं हो कहीं आने वाले वक्त पता चले। कह सकते हैं कि मैम देखा जाए तो 2014 के बाद जो वक्त चला है वो बिल्कुल ही बदल गया। 2014 के बाद आप उनकी शुरुआत से आज तक की जर्नी देखिए, उनका फेस देखिए, उनकी आंखें देखिए जी, बहुत कुछ कहती हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पे मैम? मैं तो यही कहूंगी, मेंबर तो मुझे भी लगते हैं मोदी जी। हाँ। क्योंकि मैम बहुत लोग, मतलब देखता हूँ कि जैसे बोलते हैं वशीकरण कर दिया लोगों के ऊपर, एक एक्चुअल वर्ड जो है ये, कि लोग मानते ही नहीं कि एक टाइम पे वो गलत भी बोल रहे हो। कई बार आप उनका भाषण सुनिए, आपको लगेगा ये इन्होंने ठीक नहीं बोला। राइट मैम। एक नॉलेजेबल इंसान उसको कैच करता है, लेकिन दुनिया उनको सुन रही होती है पागलों की तरह। और आज गूगल पे जाके उनके फॉलोवर देखिए, इन्फ्लुएंस देखिए, तो फिर और लोग मैम चैलेंज करते हैं कि 2014 से पहले सिलेंडर 1200 रुपए खरीदा है। जो लोग घर चलाते हैं उनको पता है पूरी जिंदगी में क्या क्या चीज खरीदी है। सही बात है मैम। सन 2000 के अंदर सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, कहते हैं प्याज के दम पे गिर गई थी। प्याज इतनी महंगी थोड़ी ना हुई थी उस वक्त, पीक इतना नहीं था। सिलेंडर के अगर 1200 का होता तो क्या हालत होती। सही बात है। लोगों ने तो उसको डिनाई कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसको बहुत डिनाई कर दिया गया। एनीवेज, तो मैम आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या पता चला कि मोदी जी भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा निकले हैं मैम? मैं उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं देखती हूँ। हाँ, हिस्सा देखती हूँ। हिस्सा ऐसा जैसे आप इल्यूमिनाटी का हिस्सा है और आपके अंदर जो सर्वेंट काम कर रहे हैं वो हिस्सा नहीं बने इल्यूमिनाटी का, लेकिन आपके अंडर में काम कर रहे हैं, कुछ वैसा कॉन्ट्रैक्ट। ओके। और मैम उनका फ्यूचर क्या कहता है मैम मोदी जी का इस साल 2027 के अंदर? देखिए, जो लोग प्रेडिक्शन करते हैं वो हट जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो 75 के हो जाए, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी हमारे सामने कुछ नया फेस नहीं है।
और जो लोग ये कहते हैं कि योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मैं उनके फेवर में भी नहीं हूँ, क्योंकि योगी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, ये मैं मानती हूँ ओके कि कुंडली उनकी बहुत अच्छी है, नेम फेम मिलेगा उनको, उनका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, लेकिन मैं उनको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नहीं देख पा रही हूँ। ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ, और मोस्टली एस्ट्रोलॉजर उनको प्राइम मिनिस्टर बना रहे होते हैं। राइट मैम, राइट तो मैम। मुझे ये चीज ठीक नहीं लगती, क्योंकि मैं उनकी कुंडली में इतना बड़ा योग नहीं देख पा रही। तो हम कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे? अभी तो नहीं है, कुछ ओके सालों में। ओके मैम, अभी तो इलेक्शन में काफी टाइम भी बचा है मैम, अभी 27-28 भी अगर हम देख ले, मुझे लगता है कि जो चेहरा आएगा वो बहुत स्ट्रांग चेहरा होगा। और मोदी जी में हम लोगों ने कई चीजें देखी कि मोदी जी पहले बहुत लाइटली चल रहे थे, फिर उन्होंने स्ट्रांग डिसीजन भी लिए, लेकिन जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत का होगा, वो या तो सिंह लग्न से रिलेटेड है या कुछ ऐसा, जो बोल दिया वो बोल दिया, फिर तो मैं किसी की नहीं सुनता, लाइक ऐसा। ओके, अभी तो ऐसा कोई लगता नहीं है मैम, दिखता है ऐसा नहीं। ऐसा अभी कोई दिखता नहीं हाँ है। जी, सिर्फ इकलौती ममता बनर्जी दिखती हैं जो बोल दिया वो करती है, पर इतनी बड़ी ममता पार्टी है नहीं। बनर्जी का तो मुझे बिल्कुल पार्टी भी है नहीं नहीं, इतनी बड़ी मैम इस चीज़ बिल्कुल में। भी नहीं लगता। हाँ जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं मैम। मैम जैसे कि आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2030 के बाद ही शुरू होगी। 2025 में आपने कहा था आने वाले 5 साल अभी एक वार्म अप का टाइम चला आ रहा है, देखना पड़ेगा कि कैसे। ट्रांसफॉर्मेशन का हाँ टाइम जी। है, युद्ध। हम्म। एक जैसे 2020 में कोरोना आया, और 2021 और 22 में तो हिला दिया। हाँ तो जी। वो 20 एक ट्रेलर था ना, हमें जी एग्जाम्पल दे रहा था। मैम, अभी ट्रेलर थोड़ा सा अभी अभी आया है क्रूड ऑयल का, हाँ, एलपीजी का। एलपीजी का। कहते हैं हम हमारे दिल्ली के अंदर 25-25 दिन तक गैस नहीं मिल रही है मैम, और जो मिल रही है कहते हैं 450 रुपये केजी मिल रही है, जो मिल रही है ब्लैक में मिल रही है। आने वाले वक्त में कुछ और दिखने को मिल रहा है मैम ऐसा? नहीं, मेरी यूपी भी बात हो रही थी, तो 6-7 हजार के सिलेंडर बिके हैं। हाँ जी। तो हद से ज्यादा। देखिए, शनि अभी मीन राशि में चल रहा है। शनि कुछ टाइम के बाद 2027 में नीच का हो जाएगा, मेष राशि में चला जाएगा। तो शनि से जितनी भी रिलेटेड चीज है, चाहे वो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, केमिकल है, लोहा है, सरिया है ना, जितना भी शनि से रिलेट करता हुआ केमिकल है, थिनर है, नेल पेंट्स है, बहुत सी मेडिसिन होंगी, ये सब कॉस्टली होने वाली है। और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं मैम, तो शनि से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके स्टॉक्स बढ़ेंगे, गुरु से जो रिलेटेड चीजें हैं उनके स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। मैम डेली मार्केट फ्लक्चुएट करती है मैम, डेली 5 से 6। ये साल शेयर मार्केट या इन सब मार्केट्स के लिए नहीं है। तो इस साल इन्वेस्टमेंट ना करें मैम? इस साल बहुत जो समझदार है, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, सिर्फ वो लोग, उससे ज्यादा लोगों को मैं इस साल इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहूंगी। क्योंकि अंकित जी, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, जो भी होता है वर्ल्ड वाइड, वो एक कम्युनिटी के द्वारा सेट किया जाता है। कोरोना में करोड़ों जो करोड़पति थे, उनको हमने बिलियनियर बनते देखा है। यानी उनको पहले से पता था कि पैसा कहाँ लगाना। जी जी जी। तो मैं कॉमन लोगों से बोलूंगी कि गलती मत करो, क्योंकि आपका पैसा उनके पास होगा। आपकी मेहनत की कमाई उनके पास होगी, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो उनको पता है। और ये जो युद्ध है, जो फाइल का बाहर आना है, अब जो एलियंस पे बात हो रही है, ये सब उसी का हिस्सा है। जब भी कुछ होता है, स्टॉक मार्केट हमारी ऊपर नीचे होती है। अभी हमने गोल्ड को बढ़ते बढ़ते फिर नीचे जाते देखा। बिल्कुल मैम। और फिर लोग डर गए, मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैम गोल्ड बेचते, गोल्ड बेचते। मैंने कहा मत बेचो, जून तक चुप हो जाओ, फिर बढ़ जाएगा। गोल्ड वापस बढ़ने वाला है। और कईयों ने बेच दिया। मैंने तो खरीदा ही नहीं मैम। कईयों ने मुझे मेरे रिलेटिव ने, मैंने बेच दिया, मुझे डर लग रहा है। मैं कहा जो मर्जी करो, लेकिन अभी गोल्ड बढ़ेगा। क्योंकि गुरु का साल है, 1 नंबर सूर्य की एनर्जी है। तो जो येलो एलिमेंट्स है, जो पीतल है, तांबा है, गोल्ड है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैम आने वाले 3 महीने के अंदर गोल्ड कहाँ तक दिख रहा है जाते हुए? गोल्ड से ज्यादा जो दूसरा गोल्ड है, एक हम हिंदी में गोल्ड को कनक बोलते हैं जी। एक कनक होती गेहूं, उसके भी रेट बढ़ने वाले हैं। आटा महंगा होने वाला है। आटा महंगा होने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगी, अप्रैल लास्ट वीक आते आते अपना राशन कम से कम 2-3 महीने का भर लो, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। क्योंकि इस बार का जो संवत्सर है वो माली के घर जाके बैठा है। और आप देख रहे हैं, एकदम से गर्मी होती है, बारिश हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। फिर बारिश होती है, फिर गर्मी हो जाती है। तो मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। अभी अप्रैल चल रहा है, लास्ट ईयर इस वक्त बहुत गर्मी आ गई थी। बहुत गर्मी आ गई थी। अभी तो और हमने अप्रैल में बहुत बारिशें नहीं देखी। होती हैं तो 1-2 हो गई, लेकिन इस बार तो एकदम से बारिश 3-4 दिन होती है, फिर तो मैं यही कहूंगी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, अनइवन सा। बहुत तेज गर्मी और बहुत बारिश, ऐसा ही रहने वाला है। और साथ ही साथ अनाज महंगा होगा। और अभी भूकंप आने के या पहाड़ खिसकने के चांसेस भी यही अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई में बनने वाले हैं। मैं वही बात करने वाला था मैम कि भूकंप और जो लास्ट ईयर में देखे हैं, पहाड़ के साथ लैंडस्लाइड देखी है, और बारिश में बहुत ज़्यादा देखी है लास्ट ईयर।
इस साल कैसे होने वाला है, किस जगह पे सबसे ज्यादा नहीं, मैं चांसेस ये है नहीं मैम? कहूंगी कि बारिश बहुत ज्यादा होगी ओके। या गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे गर्मी बढ़ी, हफ्ता 10 दिन बारिश हो जाएगी। ओके। वैसे ही तो ये भी हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं डालता, ना ही हमारी खेती पर डालता, ये हम मानते हैं। और इस बार जो बवंडर है, तूफान है, वो ज्यादा आएंगे। किस तरफ मैम? आप बहुत ऐसी कंट्रीज में पूर्वी और उत्तरी पूर्वी साइड्स में देखोगे कि तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि बुध बनेंगे मौसम के विभाग, उनके अंडर में आएगा, तो तूफान हम देखेंगे। अभी देखा हमने शनि और मंगल जैसे ही इकट्ठे हुए, वैसे ही एनसीआर में भी भूकंप के झटके या बहुत जगह भूकंप के राइट झटके मैम। हैं। लेकिन ये अभी भूकंप के झटकों में कोई ऐसा जनहानि नहीं हुई है। जी अभी जो हमें भूकंप सुनने को मिलेगा उसमें कुछ जनहानि भी हम देखेंगे। मैम, जैसे कि हम जब जानते हैं कि 2 महीने छुट्टियां पड़ती है बच्चों की, मई और जून के अंदर पूरा नॉर्थ इंडिया भागता है पहाड़ों पे मैम, शिमला। पहाड़ों के लिए तो मैं यही 2 महीने अच्छे नहीं मानती हूँ। जून के बाद चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जून तक मैं किसी को भी राय नहीं दूंगी कि आप जाओ। और फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं, फिर भूस्खलन होने लग जाते हैं। तो जुलाई भी एक तरह से देखा जाए तो ठीक ठीक है, लेकिन बहुत वैसा नहीं है। अभी मैं लोगों को यही कहूंगी, गर्मियों में पहाड़ों पे मत जाओ, अप्रैल मई तो बिल्कुल नहीं। ओके मैम, सिर्फ जो ये जो साइड है, जो बेल्ट है मसूरी, ये याली बेल्ट जो है, यहीं पर ही दिखता है कि या फिर नॉर्थ, सॉरी, जो ईस्ट इंडिया है वहां पर भी दिखता है ये सब सेम चीजें? देखिए, मुझे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं वहां पे भूस्खलन है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ ऐसा पहाड़ गिरना या भूकंप का वो नहीं है। इस साइड मुझे ज्यादा दिखता है, जो एवरेस्ट के आसपास की जितनी भी जो हाँ जी। वो है सिटीज, उनके आसपास। मैम, ये तो बात हुई नेचुरल डिजास्टर्स की, अब बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर्स की। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे देखे, प्लेन क्रैश देखा, पहलगाम अटैक देखा मैम, ट्रेन का एक्सीडेंट देखा। आपने ये चीज़ पहले ही हमारे पॉडकास्ट में बोला था कि अंकित आने वाले वक्त में ट्रेन का एक्सीडेंट भी होने वाला है, और वो हुआ भी मैम। इस साल कोई आपको ऐसा मैन मेड डिजास्टर दिखता है जिसमें मास की? मैंने आपको इस साल से पहले, शायद हमने इस साल का पॉडकास्ट आप ही के साथ किया था, जी मैम। जिसमें मैंने बोला था कि फैक्ट्रियों में आग लगेगी। राइट मैम। तो फैक्ट्रियों में आग लग रही है, आपको बहुत सारे न्यूज सुनने को मिल रहे हैं, और ये अभी मिलेंगे। तो ये जो साल है ना, ये फैक्ट्रियों से रिलेटेड आग का है, जहाँ पे केमिकल है या आग है या कुछ ऐसा है। और अगर हम प्लेन्स या ट्रेन देखें तो वहां पे भी केमिकल है, आग है। तो प्लेन अटैक तो अभी एक और है, मतलब प्लेन से संबंधित एक न्यूज अभी आएगी, क्योंकि अभी एक शुरुआत में ही आ चुकी है, Right. एक और अभी आएगी। कब तक आने वाली है मैम? मुझे लग रहा है कि इसका जो सही समय होगा वो अगस्त सितंबर के करीब होगा। अगस्त सितंबर के अंदर। और किस तरफ मैम इंडिया के? यही रहेगा, उत्तरी और पूर्वी कॉर्नर ही रहेगा। नॉर्थ ईस्ट मैम। नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो यही आते मैम, हैं। अभी आपने कहा प्लेन अटैक मैम, प्लेन अटैक भी हो सकता है, हाँ। और प्लेन Failure. क्रैश भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है Okay. जो प्लेन से रिलेटेड है। Okay. क्योंकि हम लोग यहाँ पे एयर एलिमेंट को भी देख रहे हैं, तो Right. हम प्लेन जोड़ रहे हैं अगस्त और सितंबर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। तो मैम आप क्या एडवाइस देंगे हमारे दर्शकों को इसके लिए मैम? थोड़ा सा ध्यान रखें, अवॉइड करें मैम। अवॉइड करें, हाँ, उस समय जी। अवॉइड करें, क्योंकि उस समय जो ग्रहण आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। और सबसे ज्यादा जो ग्रहण स्ट्रांग आएगा वो 2030 का ग्रहण है, क्योंकि जितने भी ग्रहण मैं देख रही हूँ, 26, 27, 28, 28 में भी है, 29, 30, और 30 का ग्रहण सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। 28 का भी स्ट्रांग है, यानी कि और अभी 30 का बहुत स्ट्रांग है। 2 साल और 4 साल बाद मैम। मैम, अभी आप तो कह रहे हैं कि 30 में सब पिक्चर अभी आएगी। अभी तो मुझे यही लगता है कि कोरोना काल जो आया था ना लोगों के लिए, हाँ 20 जी। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, लोगों के घर रेसिपीज बनी, लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और फिर 21 में रुला के गया। जी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये सिखाया कि एक साल में ये जो हमारे जो भारत के स्पेशल लोग हैं, इनको तो अकल नहीं आने वाली, इसलिए वो ट्रेलर इस बार 5 साल का है, क्योंकि 2030, 31, 32 अंकित जी बहुत टफ है। ओके। भविष्य मालिका को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते ना, कि राइट भविष्य मालिका में लिखा है कि 2032 में दुनिया खत्म। मैम। जी। मैं नहीं मानती खत्म जी, होगी, जी। लेकिन हम उस भविष्यवाणी को एकदम से इग्नोर कैसे कर दें कि जिसमें कंडीशन है, और महाभारत काल की जो न्यूज है, जो वो हमें मिल रहे हैं डेट्स, ग्रहों की सिचुएशन, वो भी मैच कर जाए। हाँ जी। तो ये कोई ऐसा नहीं हो सकता ना कि नॉर्मल बात है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। दूसरी बात, 2026 अगर हम नास्ते दमन की बात करते हैं तो उनकी एक किताब है काली किताब, उसमें 2026 उनकी काली किताब में मेंशन किया गया। उनकी नॉर्मल जो बुक आई जिसमें भविष्यवाणी है उसमें मेंशन नहीं किया गया। क्यों? तो इट मींस 2026 उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्मेशन या लेसन के लिए दिया, क्योंकि हम टैरो कार्ड में ब्लैक कार्ड कब देखते हैं? जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है।
मृत्यु के बाद की चीजें या मृत्यु से रिलेटेड चीजें। मृत्यु इज नॉट कि हम मर जाएंगे, मृत्यु यानी हमसे कुछ चीजें छिनेंगी, छूटेंगी और हम नया स्टार्टअप या नया शुरुआत करेंगे। तो नई शुरुआत को कहते हैं ब्लैक एनर्जी। तो मुझे लगता है ये 2026 कुछ वैसा है, नया साल। मैम अभी आप बात कर रहे थे, जैसे कि हमने भी बात करी कि प्लेन क्रैश की बात करते हैं, मैम क्या किसी तरीके से जो हमारे नेबर्स कंट्री हैं वो हम पे अटैक कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा अटैक देख पा रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर जो कि कहेंगे कि टेररिस्ट अटैक रहा है इंडिया में? बिल्कुल, ये तो पक्का होने वाला है अंकित जी, टेररिस्ट अटैक तो पक्का होने वाला है। वो पाकिस्तान की तरफ से या बंगाल की तरफ से भी हो सकता है। चाइना की तरफ से अभी मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि चाइना अभी सेकंड पोजीशन पे खड़ा है। वो चाहता है कि अमेरिका हटे और मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊँ। मैम ये होड़ी तो इसी चीज की चली आ रही है, वो हमसे फिर बदला लेगा। ओके अभी चाइना हमें नहीं छेड़ेगा। मैम चाइना ने देखा तो इंडिया को पूरा घेर तो रख ही रखा है, श्रीलंका के अंदर में पोर्ट बना रखे, पाकिस्तान उन पे चल जी रहा है, आपका मलेशिया पूरा डोमिनेट है यही चाइना। मैं कह रही हूँ, अगर यूएसए की कंडीशन खराब होती है तो चाइना फर्स्ट पोजीशन पे होगा। अभी Right. भारत थर्ड पे है, सेकंड पे नहीं है। तो भारत के लिए ये जो चुनौती है थर्ड नंबर की, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर भारत बहुत जल्दी अपने डिफेंस सिस्टम को और जगहों से मजबूत नहीं करता, ये मैंने देखा है कि मोदी जी के आने के बाद उन्होंने और कंट्रीज से फ्रेंडशिप करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो किया है, पाकिस्तान को कमजोर तो किया है। स्पेशली ईरान की को अगर मैं देखती हूँ, तो जो आज तक पाकिस्तान का साइड ले रहा था, अब मुझे लगता है कि वो उतना नहीं लेगा जितना वो ले रहा था। तो मोदी जी के आने के बाद ये तो हमारे फेवर में बात हुई, लेकिन आने वाला समय इंडिया के लिए भी आसान नहीं है जी। हाँ, हम उनको अगर विश्व गुरु बनते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वो बनेंगे, यानी कुछ ऐसा होगा कि चाइना पीछे जाएगा। लेकिन वो टाइम तो डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा सेकंड थर्ड से फर्स्ट तक आने का, तो वो अंकित जी कोई आसान तो नहीं होगा। राइट, बिल्कुल। और वो आम जनता पर सबसे ज्यादा बुरा असर डालेगा। जी जी जी। तो हमें तैयार रहना है अभी 5 साल। राइट मैम, अभी तैयार तो रहना ही मैम। अभी बात चल रही थी टेररिस्ट अटैक की, तो मैम आपने कहा कि बिल्कुल होने वाला है। मैम किस तरफ लगता है ये चांस? फिर कश्मीर वही पुराना? कश्मीर तो है ही है। ओके। जो हमारा जो ये वाला हिस्सा है कश्मीर, पंजाब, ये वाला, इसमें तो है ही है। इसको हम वो नहीं कर सकते। और ये कब तक हो सकता है मैम टेररिस्ट अटैक? मैम मुझे ये अप्रैल मई कंडीशन, और अगस्त सितंबर, और एक अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो अप्रैल में अगर इसमें बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस बन रहे हैं। अगर नहीं होता तो नवंबर दिसंबर में जब चंद्रमा और केतु एक साथ होंगे, यहाँ पे फिर से कंडीशन बनेगी, क्योंकि राहु केतु भी प्लेसमेंट चेंज करेंगे, यहाँ पे कंडीशन फिर बन जाएगी। ओके मैम, अभी आप कह रहे थे इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है। मैम सच में विश्व गुरु बनने वाला है, या फिर पीआर चल रही है इंडिया के अंदर कि विश्व गुरु बन रहा है? विश्व गुरु यानी कि वर्ल्ड लीडर मैम। वर्ल्ड लीडर, ठीक है, इंडिया के पास अभी ना ढंग से एजुकेशन है, ना पानी है, ना बिजली है, ना हमारे पास अच्छे रोड है। एयर क्वालिटी आप देखते हैं, यूरोप की एयर क्वालिटी देखें और इंडिया की एयर क्वालिटी देखें, दिल्ली की बेसिकली हम बात कहूँगा मैम। 20-20 गज में लोग रह रहे हैं, 20-20 15-15 गज के अंदर लोग रह रहे हैं मैम। और दिल्ली इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी ना मैम, अब तो टोक्यो के बाद आ चुकी है। देखिए अंकित जी, आज से कुछ साल पीछे आपको ले जाती हूँ। इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड बच्चे पढ़ने आते थे। राइट मैम। तो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम तो था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। भारत, क्योंकि अब देखिए, गुरु राजा बना है, ऐसा तो नहीं है कि गुरु पहली बार राजा बना होगा, क्योंकि नवग्रह हैं तो 9 सालों में तो राजा बन ही जाता होगा वो, 9 से 10 सालों में। विक्रम संवत जो रौद्र संवत्सर है, जो शिव जी के नाम पर है, उनके एक रूप पर है, वो 60 साल में आता है, क्योंकि 60 संवत्सर है हमारे जी। रौद्र संवत्सर और गुरु का राजा बनना ये 150 साल के बाद हुआ है, 150 ईयर्स। तो जो 150 ईयर्स का जो टाइम है, यहाँ पे हम स्टार्टिंग देखेंगे नॉलेज यानी ज्ञान से संबंधित प्रणाली को चेंज होते हुए। तो शुरुआत वर्ल्ड, अगर हम गुरु भारत को बनते देख रहे हैं, तो वो यहीं से, इसी साल से कि आप यहाँ पे एक तो डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होते देखेंगे तो आपको लगेगा चेंजेस है। दूसरा, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है अप्रैल 2027 से पहले। ठीक है। मुझे लगता है कि इस साल या 2027 पक्की बात है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी जो नालंदा विश्वविद्यालय की तरह शुरुआती टाइम होगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एक विश्वविद्यालय बन जाएगा जो नालंदा का वो कर पाएगा, एकदम से तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक ऐसी यूनिवर्सिटी इस साल जरूर बनेगी जो नालंदा की तरह बहुत स्ट्रांग होगी और बहुत वर्ल्ड वाइड बच्चा वहां पढ़ने आएगा। ओके मैम। दूसरी चीज, अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरे को इतना, मैं बोलती हूँ, मेरे शुरू से मैंने बहुत सारे लाइव किए हैं, बहुत सारे क्लाइंट देखे हैं। 2013 से मैं क्लाइंट देख रही हूँ। जी मैम।
मेरा गला कभी इतना नहीं चौक होता जितना दिल्ली में हुआ है। तो बिल्कुल मैं ये कहती हूँ यहाँ पे पॉल्यूशन तो है, नो डाउट, पॉल्यूशन की मैं वो नहीं करती हूँ, लेकिन हम भारत को एक ऐसी कंट्री देखते हैं जो हर धर्म का और जनजीवन का सम्मान करता है। जबकि और कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां पे भले ही गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली वो ले रही है डिसीजन, लेकिन वो जनजीवन का उतना स्ट्रांग नहीं, वो कह रहा है जितना आपके पास है ना उतना संभालो। मैम आपने कहा जनजीवन का सम्मान करते हैं, यानी हाँ, कि लोगों की वैल्यू करते हैं, वैल्यू करते हैं, गवर्नमेंट हमारी। बिल्कुल करते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगी। जी और जगह की गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको इतनी ही संतान पैदा करनी है, इतना ही आपके पास एरिया है, इतनी चीजें हैं, आपको बैकयार्ड मिलेगा, आपको फ्रंट यार्ड मिलेगा, सब कुछ जी ओके डिसीजन है। यहाँ पे आपके डिसीजन को भी महत्व दिया जाता है। ये अंकित जी हम सोच रहे हैं क्योंकि हम बाहर की कंट्रीज में घूमे हैं, हमें वहाँ के फायदे पता है, बिल्कुल। लेकिन जो आम जनता है, जो छोटी कैटेगरीज के लोग हैं, क्या वो लोग ऐसी जगह पे जाके सरवाइव कर सकते हैं जिनकी मेंटालिटी वैसी नहीं है? तो उनके लिए कम से कम, उनके लिए तो ये भारत सबसे प्रोटेक्टेड देश है जहाँ पे उनकी वो मिल रही है उनको चीजें। हमारे पास पैसा है, बिल्कुल, उनके पास पैसा नहीं है। Right. हम अपने आप को सरवाइव दूसरी कंट्रीज में कर सकते हैं, बट वो नहीं कर सकते। उनके पास वो जो फायदे की चीजें जो हमें दिख रही हैं, उनको वो फायदा नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपसे कहूंगी अंकित जी सिलेंडर भिजवा दीजिएगा, अंकित जी ने भिजवा दिया, ठीक है। वहां पे ऐसे लोग नहीं है कि मैं किसी को बोलूं कि मेरे घर में ये भिजवा दीजिएगा और आ जाएगा। वहां की जो फैसिलिटीज है वो वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ के लोग अगर वहां चले जाएं तो वो फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और भारत को वैसी कंट्रीज बनने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि ये तो हमेशा डेवलपमेंट कंट्री रही है, ये अभी डेवलप हुई नहीं है, ये डेवलपमेंट कंट्री रही है। हाँ जी, डेवलपिंग में आती है ना, अभी तक सेकंड में आती है। हाँ, तो जब तक वो फर्स्ट पे नहीं आ जाती, तो फर्स्ट पे ही तो हम कहेंगे अब ये डेवलप हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि वो इंडिया पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा वर्ल्ड वाइड? मैम अभी तो बहुत टाइम है इसके अंदर, अभी तो बहुत टाइम। वही बात हम कहते हैं विश्व गुरु कैसे हम कह सकते हैं। अभी आपने मुझे कहा सिलेंडर भिजवा दीजिए, ये आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपका मेरा बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर अच्छा एक दूसरे के साथ, हम कहते हैं सिलेंडर भिजवा। भारत में ये है, तो मैम गवर्नमेंट किस में कहाँ से आ जाती है? मैम आप नहीं, वही कह रही हूँ ना, वहाँ के लोग वैसे नहीं है, वहाँ के लोग प्रैक्टिकल है, यहाँ के लोग इमोशनल फूल विद प्रैक्टिकल है। मैम एक ना यूट्यूबर है बहुत बड़े, डॉक्टर यात्री उनको कहते हैं, उनके वो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, और एक यूट्यूबर और भी है वेंडरिंग समथिंग पेंट करके उनका चैनल है। मैम अफ्रीका के किसी सी क्लास कंट्री ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के ना पूरी रात जेल के अंदर डाल दिया। उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया के एम्बेसी में मैसेज करे, पूरी रात मैसेज करे, कोई रिप्लाई नहीं आया। और दूसरी वेंडरिंग ने जो कहा, उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने कहा कि जाओ अपनी एम्बेसी से बात करो, कह रहा कि इन्हें जो मारना मार दे, एम्बेसी कुछ नहीं जवाब देने वाली। इंडिया की बाहर तो वैल्यू मैम लोगों की सुनती नहीं है, इंडिया के अंदर आपने कहा कि 4 बच्चे पैदा करे, 8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैम ये तो हो गया ना कि जो करना है करो यार, तुम बिजी रहोगे, एम्बेसी की हम अपने बच्चों की बात अगर की जाए जी, तो एम्बेसी या हमारा जो सिस्टम है वो क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है उस पे काम करता है जी, कि मेरे लिए इस समय क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। राइट मैम। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश में नहीं है और बहुत अच्छे से काम चल रहा है, तो मैं इसके भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि भ्रष्टाचार तो है, भले ही मोदी जी आए हो, योगी जी आए हो, करप्शन नहीं खत्म कर पाए। ये एरिया ना आज से 15 साल पहले ऐसा था, आज जो आप देख रहे हो ना फिर भी बहुत बेहतर है। okay. तो ये कंडीशन तो फिर भी बहुत बेहतर है। ये जो चीजें अभी आपने देखी ना, तो कुछ भी नहीं है, जो हमारे लिए बहुत कुछ है उनके लिए कुछ भी नहीं। ओके तो मुझे लगता है चेंजेस आए हैं और आ रहे हैं और आते रहेंगे, जो हमारे भारत को आगे बढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल मैम कहता हूँ आपकी बात की, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत डेवलपिंग कंट्री के अंदर, पर मुझे लगता है जो हम कहते हैं ना विश्व गुरु बन गया है, विश्व बन नहीं गया, बन रहा है, विश्व गुरु की तरह हो चुका है, इंडिया विश्व गुरु बन है, ये मुझे नहीं लगता है मैम, क्योंकि हम जीडीपी के दम पे नहीं कर सकते ना मैम, जीडीपी के दम पे भी नहीं कर सकते। हाँ। और हमारे अभी साइंस प्रयोग हैं, चाहे एजुकेशन सिस्टम है, चाहे नॉर्मल लोगों की डिमांड्स हैं जी, वो भी मायने रखनी चाहिए। मैं जब छोटा था मैम तो आईआईटी की बात करता था, आईआईटी आईएम की बात करते तो टॉप 35 में शायद आईएम आया करती थी, आज 500 में नहीं आती, शायद 200 में नहीं आती। आईआईटी तो है वैल्यू, जो आईआईटी की तो वैल्यू ही खत्म हो गई है। बिल्कुल मैम। हम लोग जो हमारे टाइम के लोग क्रेजी होते थे, हम मतलब आईआईटी में जाना तो हमारे आगे के बच्चे ऐसे होता था कि जैसे कोई गोल्डन अवार्ड मिल गया हो, कि लाइफ सेट हो गई, आईआईटी हो गया तो। अब तो वैल्यू ही खत्म हो गई। हाँ जी मैम, और अब तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, वैल्यू ही नहीं है इन चीजों की मैम, क्योंकि टॉप में आती ही नहीं है, आती ही नहीं। हाँ जी मैम।
तो वो तो है ही है, लेकिन चेंज तो आएगा शिक्षा प्रणाली में। चलिए, आपने कहा कि 2027 के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बन सकती है। आई होप कि ऐसा ही हो आने वाला वक्त मैम, कि बिल्कुल। हम पहले से समझ जाएं चीज़ों को। मैम, क्या 2026 में जो बचा हुआ टाइम है, किसी वर्ल्ड लीडर का लॉस देख रहे हैं मैम? देखिए जब ये साल की शुरुआत हुई थी तभी मुझे लग रहा था कि वर्ल्ड लीडर का लॉस तो होगा। ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे बिहार में ये हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, ये बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं दिख रहे थे। तो मुझे लगा था कि जब ये इलेक्शन जीतेंगे तो शायद ये ना बने, क्योंकि उनके जो योग हैं वो समाप्त हो चुके हैं। हमने फिर देखा कि अब उनके हटने के एक वो रखी गई। दूसरा, जो 2026 की शुरुआत हुई है और 2027 जो विक्रम संवत की मैं बात कर रही हूँ, जी। इसमें जैसे अभी हमने 2025 के जाते ही धर्मेंद्र जी को जाते हुए देखा। राइट मैम। अब उनकी एज हो चुकी थी तो लोग कहेंगे उनकी तो जो एज हो चुकी है वो तो जाएंगे, लेकिन जी। 2026 में भी हम 3 बड़े लोगों को जाते हुए देखेंगे जिससे जनता प्रभावित होगी, जिसमें पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट यानी फिल्म इंडस्ट्री भी आती है और एक धर्म भी आता है। तो ये 3 जो इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़े, इसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा, ओके मैम। जाते हुए देखेंगे और ये रिसेंटली। आकस्मिक मृत्यु की तरह, जैसे कि छोटी एज में? छोटी एज में नहीं कहूंगी, लेकिन आकस्मिक ही होगी कि हमें लग नहीं रहा था कि आज ये न्यूज हमें मिल जाए। मैम, अभी आपने कहा धर्म गुरु की बात करी, इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस जो हो रखे हैं वो प्रेमानंद जी महाराज जी हो रखे हैं, तो क्या आप इनको कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी की अभी लोगों को ज़रूरत है। राइट मैम। अभी उनकी एनर्जी लोगों को चेंज कर सकती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो अभी कई साल रहें, और अगर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर तक टिक जाएँ तो बहुत अच्छा है हमारे भारत के लिए। तो मैं तो यही ब्लेसिंग लेती हूँ भगवान से कि उनकी आयु लंबी हो। लेकिन हाँ, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर नाम आ रहा है, तो क्योंकि उनका इन्फ्लुएंसिंग बहुत अच्छी है, तो वो हो सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली इस पॉडकास्ट के अंदर मैम। स्टिल मैं आपसे कहूँगा कि आप बाकी लोगों के क्या एडवाइस देंगे आने वाले वक्त के लिए, कि क्या उनको करना चाहिए और क्या बिल्कुल ना करें मैम? देखिए, गोल्ड और सिल्वर को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, चाहे 2026 हो, चाहे 27 हो, 28 हो, ये आपके हमेशा काम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, पैसे को पूरा बैंक में ना रखें, क्योंकि हमारी एक गंदी आदत पड़ गई है कि फ़ोन हमारे हाथ में, हम लोग जीपे, फ़ोन पे कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बैंक करप्ट हो जाएंगे, बैंक बंद हो जाएंगे, ये नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जो हमें दिख रही है, वहाँ पे ये हो सकता है कि इंटरनेट फेल हो जाए, या बैंकिंग में जैसे होता है ना, आज चल ही नहीं रहे, 2 जी दिन मैम। चले ही नहीं बैंक, है ना, सर्वर डाउन था। राइट मैम। कुछ वैसी कंडीशंस बन रही है, इसलिए ओके मैम। पैसा अपने पास ज़रूर रखें। अब कई लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि मैम अगर हम पैसा रखते हैं तो वो 2 नंबर में आ जाता है, फिर इनकम टैक्स ये करता है। मैं कहती हूँ 2-3 लाख तो एक फैमिली रख सकती है ना, वो तो इनकम टैक्स में नहीं आएगी ना, अपनी कमाई का ही रख रहे हैं हम लोग, जी। अपने बैंक अकाउंट से निकाल के अपने पास रख रहे हैं, तो वो ज़रूर रखें। राशन को हमेशा 2-2, अब क्या है, स्विगी है, ज़ोमैटो है, नॉर्मल ऐप आ गए हैं कि हमारा राशन घर आ जाता है, हमें राशन नहीं लेने जाना जी। पड़ता। मार्ट भी हमारे 24 घंटे खुले रहते हैं हमारी बिल्कुल। सोसाइटीज़ में। अपने घर में राशन थोड़ा-सा वो करिए, क्योंकि घर की किचन्स छोटी हो गई हैं। पहले हमारे किचन्स के साथ एक स्टोर रूम होता था राइट जिसमें मैम। हम राशन स्टोर करते थे, अब वो खत्म हो गए हैं। तो लोगों ने राशन स्टोर करना बंद कर दिया। अब लोगों के घर में 1 किलो चीनी आती है, 1-2 किलो आटा आ गया, ऐसा काम होता है, क्योंकि हमें ईज़िली मिल रहा है। तो अब वो समय आ रहा है जब प्रकृति आपसे कह रही है दोबारा वैसे हो जाओ, राशन स्टोर करने की आदत डालो। तीसरा, एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस हो, क्योंकि मैं जब लोगों से मिलती हूँ, भले ही मैं बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाती या मैं बहुत अच्छी संस्कृत भी नहीं बोल पाती, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो दुनिया को ज़्यादा खराब कर रहे हैं मेरे हिसाब से, जी। क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी है, और आप जो इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, वो कहीं ना कहीं जहर के समान काम करता है। राइट मैम। तो मुझे लगता है कि आप जितना पढ़े हो, जी। पढ़ाई को अपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। इसलिए नहीं कि आपने बिजनेस करना है, कई लोग कहते हैं हमें तो बिजनेस करना है, जी। तो मैं कहूँगी आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ भी करना है, लेकिन पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और एयर प्योरीफाई के लिए मैं अंकित जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी मैम। गंगा नदी, सॉरी, जी जी। गंदी हुई पड़ी है, जी। क्या भारत की सरकार का ही इसमें पूरा वो है, हम लोगों का नहीं है? बिल्कुल नहीं मैम, हमारा ही भी है। हम गंदगी ना फैलाएं कि गवर्नमेंट कितना कुछ कर लेगी, हमें भी आज थॉट। एक बात बताइए, दूसरी कंट्रीज में आज कुछ होता है जी। तो हम लोग जा करके, वहां के जो लोग हैं खुद वहां पे जाके वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो हेल्प करना चीजों को के लिए, वॉलंटियरशिप जी। करते हैं। बिल्कुल यहाँ इंडिया के लोग क्या कभी वॉलंटियरशिप करते हैं? मैम। क्या हमारा हर धर्म नहीं बनता, हमारा कर्म नहीं बनता कि हम लोग एक दिन जाएं, इकट्ठे होकर के अच्छे परिवारों से निकले और यमुना नदी को साफ करें? और गंदी भी तो हमने की है, जी मैम। आज भी लोग गंदी कर रहे हैं, आज भी।
इतना हम लोग बोलते हैं यमुना नदी के बारे में, आज भी लोग गंदी कर रहे हैं, तो क्या क्या भारत भी क्या करे? दूसरी कंट्रीज में आपकी हिम्मत नहीं है इतनी सी चीज नदी में जाके डाल दो आप, राइट मैम। हिम्मत नहीं है। यहाँ के लोगों में वो हिम्मत है क्योंकि लोगों ने उसको बेकार करने की आदत डाली हुई है। राइट लोग बाहर की कंट्रीज में पॉलिथीन बैन है, यहाँ पे कंट्रीज में पॉलिथीन बैन होता है लेकिन फिर भी मिल रहा होता है। तो क्या प्रॉब्लम सरकार में नहीं है, भ्रष्टाचार में है और लोगों की समझ में है। जब मैं पॉलिथीन खरीदना ही बंद कर दूंगी तो चाहे कितना भ्रष्टाचारी बैठा हो वो क्या करेगा? स्टोर थोड़ी ना करेगा। बिल्कुल सही बात बोली मैम आपने। मैम पर यहाँ पे बात आती है इंडियन मेंटेलिटी की। हम लोगों ने ना सोचा है कि जुगाड़ कर लो, सस्ता चीज निकाल लो। बट मैम सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर क्लास का टीचर वो स्ट्रिक्ट है ना मैम, तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती है कि उसके रहते हुए आवाजें या भी हल्ला मचा सके। अभी मोदी जी ने 500 का नोट बंद किया था, बिल्कुल मैम। उसके कई रीजन निकले, हमने मूवीज में भी उसके कई रीजन देखे और नॉर्मली भी उसके कई रीजन थे, फिर भी लोगों ने उसको कितना बुरा भरा बोला। बिल्कुल है ना? तो जब हमारा गवर्नमेंट कुछ अच्छा भी करती है ना तो भी आम जनता उसको बुरा ही बोलती है। मैम यही तो पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी है ना, कि हम पे सर राइट है, और अगर कोई अच्छा कर भी है तो वो चीज जो अभी आपने कहा ना कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस जल्दी करते हैं गलत चीजों को लेके। तो यही है कि जो हमारी अपोजिशन है ना वो हर बात पे गलत साबित करने की कोशिश करती है। दोनों पार्टी चलता है और ये चला आ रहा है। अंकित जी मैं तो कहती हूँ लोग ऐसे लोगों ने पागल बनाया हुआ है। महाभारत की जो कोडिंग की गई, भविष्य मालिका की जो कोडिंग की गई, शास्त्रों की कोडिंग में इतनी गलतियां हैं जी। तो मुझे लगता है कि हम गलत पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को भी गलत चीजें देंगे। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है बहुत गलतियां हुई हैं मैम हम लोग ये कुछ दशकों में, बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं सिर्फ एजुकेशन कम होने की वजह से। एक तो शास्त्रों को और ज्योतिष को और कई उसको तो विभाग को तो ऐसे समझ लिया गया कि ये सिर्फ परंपरा है, पिता से बच्चों की जान, दूसरा तो पढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। मतलब अगर नितिशा मल्होत्रा अपने आगे मल्होत्रा लगा रही है तो ये एस्ट्रोलॉजर कैसे हो सकती है? राइट। तो लोगों में ये मेंटालिटी बड़ी प्रॉब्लम करती है। दूसरी, फीमेल है, फीमेल्स अच्छी एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों मैम कहते हैं? ये मेंटालिटी है पुरुषों की, जो पुरुष आज एस्ट्रोलॉजी के अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, भले उनमें नॉलेज अच्छी है भले उनमें नॉलेज नहीं अच्छी है, ये तो बात की बात है, उनको ये लगता है। एक बैंकिंग क्षेत्र में अगर ब्रांच मैनेजर भी लेडी बन के बैठी है ना, तो उसका जो नीचे काम कर रहा है और वो अपने आप को ज्यादा वो समझ रहा है तो उसको कहता है, वो उसको लग रहा है ये औरत कैसे बैठ गई। जी जी बिल्कुल। तो हमारे इंडिया की मेंटालिटी में चेंज जब तक नहीं आएगा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मैं आज खेतरी परवाह करती हूँ, फूल परवाह करती हूँ, है ना, जो भी करती हूँ आज अपने घर के गमले में करती हूँ। मैं नहीं जाती किसी नदी में। लेकिन आप जाओ नवरात्रों के पास, गणेश के आसपास भीड़ लगी होती है नदियों के आसपास, और दिल्ली में तो कई कई जगह फिर भी लोगों का डर है। आप पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम लो, कहीं कोई डर नहीं है। कपड़े धुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ मैम। जैसे कि तो मुझे लगता है पढ़ाई की कमी है। गवर्नमेंट तो तब काम करेगा जब हमारे अंदर नॉलेज होगी कि ये जल जो हम गंदा कर रहे हैं हमारे ही पीने के काम आएगा। तो नॉलेज की कमी है। ये जो हम एयर गंदी कर रहे हैं हम ही अपने लिए गंदा कर रहे हैं। बट मैम जो हम लोग गंदा करते हैं, मैं सॉरी आपकी बात को इस बात में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हम जो गंदा कर रहे हैं, यानी कि आपने कहा खेत जो फूल डाल देते हैं, गणेश जी डाल देते हैं, ये तो मैम शायद मुझे लगता है 1% गंदा है। जो हमारी सबसे बुरी हालत जो है नदी की, वो ये है कि जितनी भी नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा में जो इंडस्ट्रीज है मैम, सबका ना केमिकल वेस्ट यहाँ जाता है मैम। केमिकल वेस्ट पूरा ही जाता है, पूरा वहीं जाता है, पूरा ही वहीं जाता है। गवर्नमेंट की नजर में बिल्कुल जा रहा है ये चीजें, क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं अच्छा, करी। एक बात बताइए, वो फैक्ट्रियों के मालिक क्या पढ़े लिखे नहीं है? बिल्कुल मैम। मैम बातें जुगाड़ की बात आती है ना मैम, सस्ते में हो जाए काम। यही तो मैं कह रही हूँ, पैसा हमें आज वो पैसा कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए लाखों रुपया, और वही लोग अपने बच्चों के लिए वही लाखों का सिलेंडर खरीद के लाएंगे ऑक्सीजन। बिल्कुल मैम, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैम, क्या किसी एक 3 स्टार या 2 स्टार मैं कहूंगा, किसी ट्रैफिक पुलिस की इतनी हिम्मत है किसी एमएलए का चालान काट दे? नहीं है। नहीं हिम्मत है? नहीं है। अगर काटना भी चाहेगा तो क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा। हमने बचपन में सुना था ना मैम, जो हमारी वो थी किरण बेदी, हाँ जी, उन्होंने चालान काटा था इंदिरा गांधी का, तो उससे वो मशहूर हो गई थी। यूएई में एक जगह पड़ी, दुबई के अंदर जो राजा है ना मैम, उसका चालान कटा हुआ है, उसके सिपाही ने काटा हुआ है। ये है मैम स्ट्रिक्टनेस। ये है। मुझे एक बार दुबई में किसी ड्राइवर ने कहा था कि अगर यहाँ पुलिस वाला खड़ा हो गया ना तो किसी की हिम्मत नहीं यहाँ से निकल चले जाए। यहाँ तो पता है कि 100 रुपए ले लेंगे यहाँ पे। हाँ, लेकिन अंकित जी क्या करें, अगर आज मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन गई, ठीक है, मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ, बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, सब अच्छा कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा पीए, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरे रिश्तेदार भी आ जाएंगे कि मुझे कुछ पद दे दो।
अब इनकी गारंटी क्या मैं ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं मैम। बस यही प्रॉब्लम है। आज अगर मैं अच्छा भी करना चाहूँ ना तो मुझे यही लोग नहीं करने देंगे। मैम पर हमें इसमें यहाँ पे योगी जी से नहीं सीखना चाहिए, उनकी सिस्टर जो है दुकान चला रही हैं वो। बहुत कुछ सीखना चाहिए, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टनेस जो लोगों ने अभी तक, जो भारत की आम जनता ने इतनी स्ट्रिक्टनेस को नहीं देखा है भाई, उन्होंने बहुत सारे ऐसे वो भी गिरोह भी खत्म किए, बहुत सारे वो भी खत्म, वो ठीक है, वहां तक मैं ठीक मानती हूँ। लेकिन जो आम जनता है, अब क्या है, पुलिस पे दबाव है, पकड़ो गुंडे, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, वो नॉर्मल घर से एक लड़का उठा के ला रही है और उसको मार रही है और उसको बंद कर दिया, तो क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं मैम। तो अब वही जुगाड़ की बात आ गई ना कि पुलिस को अब नहीं मिल रहा, वो प्रॉब्लम है, ये है कि वो जिसने गलती की है वो तो गिल्टर तो मिल ही नहीं रहा, अब उसने किसी और को उठा लिया। तो इतनी भी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए कि आम जनता उसमें पिस जाए, क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में जाकर के देखें, हम लोग को तो लगता है कि इंसान भीख मांग के खा रहा है, इंसान कमा के खा रहा है, काम वालियां भी खा रही है। रूरल एरिया में जाइए, लोगों के पास काम नहीं है, चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां का जो जमींदार है वो पूरा हड़प के बैठा हुआ जी। तो मैं बिहार साइड, हमारे एक ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ, वहां जा रही थी और मैं गाड़ी से ट्रेवल करती हूँ, मैंने देखा कि वहां पे एक किसान था, उसके कपड़े फटे थे, उसके पास चप्पल नहीं थी और इतनी गंदी गर्मी थी उस दिन कि हमें, हमारा कार का, बड़ी गाड़ियों का एसी काम नहीं कर रहा था, और वो नंगे और पूरी रेत, वहां की आप मिट्टी को देखिए, वहां की मिट्टी ना बिहार की बड़ी लाल है, बड़ी लालिमा है, तो ऐसे लग रहा था जैसे सूर्य की रोशनी मिट्टी को लाल कर रही है, तपा रही है, और वो नंगे पैर चला जा रहा था। और मैंने उसको बोला कि आपको कुछ चाहिए, तो वो रोने लग गया। मतलब वहां के लोगों की दयनीय अवस्था है, तो गवर्नमेंट वहां तक तो सुविधाएं पहुंचा ही नहीं पाती है, वहां तक पहुंचती नहीं है सुविधाएं जी जी। तो अगर चेंज आना चाहिए तो पहले तो वहीं से चेंज आना चाहिए, जो दयनीय अवस्था में। हम लोग तो फिर भी सही कंडीशन में। बिल्कुल मैम, ये तो है कि हम सिटी में रहते बहुत लकी है मैम, रूरल एरिया की हालत बहुत खराब है, और सच में एजुकेशन वो चीज़ है जो आपकी पीढ़ी बदल देती है, आपकी पूरे घर की जिंदगी बदल देती है। आज भी हम कहते हैं ना कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग गया, तो ये नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग गया तो पता है कि आप वो उसकी जो आने वाली वक्त है ना वो अच्छा सुधर गया, वो चीज़ है। दूसरा, मैं एजुकेशन के साथ एक शब्द और जोड़ना चाहूंगी, आपकी मेंटालिटी। कई बार बड़े पढ़े लिखे लोग भी लो मेंटालिटी के, तो हम वहां पे भी कुछ नहीं कर पाते। मैंने ऐसे लोगों से भी कई बार हम डील करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है आपकी मेंटालिटी कैसी है, जो एक माँ या पिता ही डेवलप कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा तो स्त्रियों को एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि अपने बच्चों की, अपने लड़कों की, अपनी लड़कियों की मेंटालिटी चेंज कर सके। बिल्कुल मैम। और दूसरा, मैं लव मैरिज के खिलाफ कभी नहीं हूँ, ना नशे के खिलाफ हूँ। मैं कहती हूँ सब एक टाइम पे चीजें ठीक है, लेकिन एक एज के बाद जी। जो 16-17, आज मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाती हूँ, 16 साल की लड़की है, 15 साल का लड़का है या 20 साल का, मुझसे अपने लव लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछता है। मुझे बड़ा ऑड लगता है कि ठीक है, वो एज होती है, प्यार हो जाता है, बहुत सी चीजें हो जाती है, लेकिन हमारे बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वो टाइम डिसीजन लेने का नहीं है जो हमारी पूरी जिंदगी चलेगा। ये वक्त है पढ़ाई का भी, पढ़ाई को भी अच्छा मैं सेकेंडरी रख दूं, लेकिन अभी आप डिसीजन लेने के लिए इतने परिपक्व नहीं हो कि एक पार्टनर के साथ आप पूरी जिंदगी चला सको। बिल्कुल। तो लोगों को बहुत कुछ अभी समझना बाकी है, जो मुझे लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में शादी का वो नहीं है, इसलिए वो इतनी जल्दी इन सब चीजों में उलझते नहीं है, क्योंकि वहां पे शादी को एक कैटेगरी नहीं किया गया कि आपको करनी ही करनी है, आपको प्यार हो गया तो आपको शादी ही करनी है, और शादी में बच्चे ही करने हैं, करने तो करने ही। मुझे लगता है बहुत चेंजेस अभी आने चाहिए। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है हमारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित जी।